हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। उसी क्रम में आज का हमारा वीडियो आखिरी होगा संविधान संशोधन के ऊपर। ठीक है, आज के वीडियो में हम जो बाकी रह गए मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप हमारे चैनल यानी कि सीएससी द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं। ठीक है, संविधान में एक नया आर्टिकल 361 ख जोड़ा गया एवं 10वीं अनुसूची में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी दल के 2/3 संसदीय विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं विघटन माना जाएगा। इस स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यह प्रावधान क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली, इसमें यह है कि अगर कोई पार्टी है, ठीक है, उसके 2/3 मेंबर्स अगर रेजिग्नेशन दे देते हैं और दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उनकी मेंबरशिप बनी रहेगी और इसे दल बदल नहीं माना जाएगा, बल्कि जो पार्टी से यह मेंबर्स गए हैं उस पार्टी का विघटन माना जाएगा। ठीक है, तो यह प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, कि अगर किसी पर्टिकुलर दल यानी कि पार्टी के 2/3 मेंबर्स दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी मेंबरशिप बनी रहेगी, साथ में जिस दल को छोड़कर जाते हैं उस दल का विघटन माना जाएगा। ठीक है, और यह दल बदल नहीं होगा। ठीक है, केंद्रीय तथा राज्य मंत्री परिषद में क्रमशः प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए, ठीक है, या फिर राज्य में मुख्यमंत्री हो गए, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के साथ उनकी एक मंत्री परिषद होती है जो कि उनके साथ कार्य करती है। कानून विधायक जो भी बनाने रहते हैं, कानून लॉ विधि जो भी बनाने रहते हैं यह मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ क्या किया गया है कि अगर मंत्रिपरिषद में जो भी कुल संख्या होगी उसके 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं होगी। ठीक है, जितने भी लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के, मान लीजिए किसी राज्य के विधानमंडल में 100 मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हैं। ठीक है, अब उस राज्य के मंत्री परिषद में, ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे? 15% से अधिक नहीं होंगे। 15% या 15% से कम ही मंत्री रहेंगे। ठीक है, तो यह प्रावधान किया गया है। इसके बाद में 92nd संविधान संशोधन अधिनियम आता है। यह कब आता है? 2003, यानी कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी जाती है। इसके पहले के वीडियोस में भी हमने देखा है कि एक समय के बाद कोई नई भाषा जोड़ी जा रही है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली को शामिल किया गया। ठीक है, इस प्रकार फाइनली अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में भी हमारे संविधान में कितनी भाषाएं, राजभाषाएं हैं? तो 22 है। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी भाषाएं? बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। ठीक है, यह था हमारा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 93rd संविधान संशोधन अधिनियम 2005। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से या पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकता है कौन? राज्य। ठीक है, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों की संस्थाएं शामिल नहीं है। ठीक है, तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है कि जो आर्टिकल 15 है, ठीक है, आर्टिकल 15 में एक नया पार्ट जोड़ा जाता है। कौन सा? 15 का 5। ठीक है, सब पार्ट 5 शामिल कर यह व्यवस्था की जाती है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, ठीक है, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति यानी कि SC एंड अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि
अगर इनको रिजर्वेशन दिया जाता है कि इनके लिए कट ऑफ कम रहता है, अगर ये शैक्षणिक रूप और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनको मेन फ्रंट में लाने के लिए यह उपबंध राज्य कर सकता है। ठीक है, यह था हमारा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके बाद में 94th संविधान संशोधन अधिनियम 2006। इस संविधान संशोधन द्वारा बिहार को एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से मुक्त करते हुए, ठीक है, तो क्या किया जाता है 94th संविधान संशोधन के द्वारा, कि अभी तक 2006 तक ऐसे होता था कि बिहार को एक जनजातीय मंत्री रखना ही पड़ता था, वह बाध्य था। क्यों? क्योंकि वहां जनजाति की संख्या अधिक थी। लेकिन अब क्या हुआ 2006 आते आते तक कि यह बाध्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है, अगर आपको रखना है तो रखे, लेकिन यह कोई अब जरूरी नहीं रह गया है। और यह उपबंध कब किया गया? 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा। और ऐसा ही उपबंध अब कहाँ लागू कर दिया? झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जनजातियों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, लागू कर दिया गया। इन दो नवगठित राज्य के साथ ही यह उपबंध और कहाँ लागू है? मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में। इनको भी जनजाति मंत्री रखना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम है 97 एंड 99। अब 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में आता है और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, हालांकि न्यायपालिका द्वारा इस संशोधन के प्रावधानों को निलंबित कर दिया गया है। यही कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके जजेस को अपॉइंट करना है तो इसके लिए क्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था 99 संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन जो न्यायपालिका है उन्होंने इस संशोधन के प्रावधानों को निलंबित कर दिया गया है और वर्तमान समय में ऐसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे कोई संस्था नहीं है भारत में। ठीक है, अब इसके बाद में फाइनली सेंचुरी हो जाती है संविधान संशोधनों की। ठीक है, और 100th संविधान संशोधन अधिनियम कब आता है? 2015 में। ठीक है, और यह क्या होता है कि यह संशोधन भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। कौन सा? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। उसके बाद में 101 यानी कि 101 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, इस संशोधन ने देश में जीएसटी वस्तु तथा सेवा कर शासन की, ठीक है, यह भारत में लागू किया गया। कौन सा? जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 101। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन पर वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं को समवर्ती लगाने की शक्तियां प्रदान की गई। यह इसके कुछ प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद में 102 संविधान संशोधन अधिनियम, यह कब आता है? 2018 में। 2018 में 102 यानी कि 102 संविधान संशोधन अधिनियम, और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, जो 1993 में संसद के अधीन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1993 में संसद एक अधिनियम लाई थी, उसके द्वारा ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। लेकिन 2018 में 102 यानी कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसके द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए। ठीक है, तो राष्ट्रपति को यह पर्टिकुलर अधिकार दिए गए कि अगर कोई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं तो उनके लिए उचित उपबंध करने के लिए किसको राइट्स दिए गए? राष्ट्रपति को। और यह प्रावधान भी किसके द्वारा किया गया? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। फाइनली 103rd संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आता है और इसके क्या क्या प्रावधान हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 103rd संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाना। तो क्या नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को पावर्स दिए गए इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। राज्य को निजी शिक्षण संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10% तक के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई।
चाहे वह सहायता प्राप्त हो या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त न हो। तो क्या जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको, ठीक है, और 10% तक का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। जो भी आरक्षण अभी तक वर्तमान समय तक लागू है उसके अलावा यह 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ठीक है। राज्य को ऐसे वर्ग के पक्ष में 10% नियुक्तियां या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी है, ठीक है। तो जो भी वैकेंसीज वगैरह आती है, जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें भी 10% रिजर्वेशन रखा गया है किसके लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए। तो फ्रेंड्स यह थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर लिए इसके पहले की वीडियोस में। अगर आपने वह वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। एंड आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।